इस बजट में क्या खास बातें हैं, कोविड को लेके क्या प्रावधान किए गए हैं और कौन सी ऐसी अहम चीज़ें हैं जिनको लेके एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। इन सारी खामियों और खूबियों के बारे में आज हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बजट में ऐसा क्या खास है। अच्छा सर, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। कोविड-19 के दौर में पहला बजट ये आया है। इकोनॉमीज़ डाउनवर्ड जा रही हैं। जी। आप ये बताएं कि इस बजट में क्या खास चीज़ें ऐसी हैं। इस बजट में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने हेल्थ सेक्टर पे बहुत ध्यान दिया है। हेल्थ सेक्टर का जो टोटल बजट पिछली बार वो 94,000 करोड़ के आसपास था, जिसको उन्होंने बढ़ा करके 2,38,000 करोड़ इस बार किया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे उन्होंने 64,180 करोड़ रुपए का अगले 6 साल में हेल्थ सेक्टर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उन्होंने प्लानिंग किया है। उन्होंने 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर बना रहे हैं। 600 वो नए सेंटर्स जिसमें क्रिटिकल इलनेस की जांच होगी। क्रिटिकल इलनेस सेंटर 600 नए बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्लीनलीनेस पे बहुत ध्यान दिया है। 1,41,000 करोड़ रुपए वो उनका बजट का प्रोविजन है अर्बन क्लीन इंडिया प्रोग्राम नाम से। तो वो भी एक हेल्थ का ही पार्ट है कि जितना हमारा साफ सफाई सुरक्षित रहेगा उतना ज़्यादा हमारा हेल्थ लोगों का अच्छा रहेगा। नई हेल्थ पॉलिसीज़ ला रहे हैं जिसमें नए आउटलेट्स बनाए जा रहे हैं, जो 61,000 करोड़ रुपए के वो बनाए जा रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि हेल्थ सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया है। कोरोना वैक्सीन के लिए उन्होंने 34,000 करोड़ अलग से वैक्सीन के लिए उन्होंने एलोकेट किया है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस बजट पे? बजट जो एक्सपेक्टेड बजट था आफ्टर द कोविड, वो मेरे हिसाब से उस तरह का बजट नहीं है। लेकिन बजट के अंदर जो 4-5 चीज़ें हैं वो मैं मानता हूँ कि जैसे कि हेल्थ एंड वेलबींग पे ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया थोड़ा सा, और इसको कह सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड मिनिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पे ध्यान दिया है। कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस मिडिल क्लास की थी कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, उस तरह का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ इसमें नहीं कह सकते। बट कुछ अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे मिलिट्री डिफेंस या बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया। जैसे कि एक बहुत बड़ा सेक्टर जो आज हमारे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि गाड़ी 15 साल बाद उन्हें स्क्रैप करनी पड़ रही थी। तो व्हीकल स्क्रैपिंग जो पॉलिसी थी उसको चेंज कर पर्सनल व्हीकल जो पिछली साल 15 साल था अब उसे 20 साल कर दिया है, और कॉमर्शियल व्हीकल को 10 से 15 कर दिया है। इसके बाद हमारे कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी था। उसमें से एक सेगमेंट है LIC, जिसके लिए उन्होंने एक IPO बहुत जल्दी लाने की बात कही है। एंड एक दूसरा सेगमेंट कहें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें पॉलिसी करी, जैसे कि उन्होंने NRI को OPC बनाने की, इनकॉर्पोरेट करने की पूरी फ्रीडम दे दी है, जिसमें कोई टर्नओवर लिमिट और कोई कैपिटल लिमिट नहीं है। एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI थी वो FDI 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। पहले स्मॉल कंपनी की डेफिनेशंस पे बात करें तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थी पेड अप कैपिटल 50 लाख एंड टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस। बट उसको नाउ दे हैव चेंज द डेफिनेशन एंड विद दिस डेफिनेशन पेड अप कैपिटल ऑफ 2 करोड़ एंड टर्नओवर 20 करोड़। इससे क्या होगा, बहुत सारी कंपनियां स्मॉल कंपनी के अंदर फॉल करेंगी और उन्हें बहुत सारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस से बच जाएंगी। जो एक एक्सपेक्टेड है कि GST को थोड़ा सा नॉर्मलाइज या स्ट्रीमलाइन करेंगे, वो देखते हैं कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे। सरकार का कहीं ना कहीं उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का रहता है, और इस बजट में भी उसके लिए जैसे PM
कुसुम स्कीम है। पीएम कुसुम स्कीम के लिए 20 लाख नए किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, इंडिविजुअल सोलर पंप। उसके अलावा 15 लाख किसानों को जो कि ग्रिड से कनेक्टेड हैं उनके लिए भी सोलर पंप से ऐड करेंगे। साथ ही साथ अभी तक जो एमएसपी, अभी आप देख रहे हैं जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, एमएसपी पे जोर दे रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए गाँव में अगर देखें फल सब्जियाँ हमारे तक पहुँच नहीं पाती हैं, सड़ जाती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में फंड एलोकेट कर रही है ताकि रूरल एरिया में मतलब वेयर हाउसेस स्थापित किए जा सकें और किसान ट्रेन के माध्यम से जो पेरिसेबल आइटम हैं वो गांव से शहरों तक हर जगह उसकी सप्लाई निर्बाध रूप से हो सके। देखिए, जो ये बजट आया है इसमें एक तो कोविड के टाइम में ये बजट है, तो इसीलिए इस बजट की वैसे भी एक इम्पोर्टेंस है कि सभी लोग बड़ी एक्सपेक्टेशन से फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ देख रहे थे कि क्या क्या फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे अनाउंसमेंट करेंगे कि हमारी इकोनॉमी की रिकवरी हो। मैक्रो लेवल पर अगर हम बात करें, माइक्रो लेवल पर बात करें तो हर एक कोई जो एक MSME है या एक आम आदमी है वो भी देख रहा था कि हमें अल्टीमेटली इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ये अभी इन्होंने एक तो जो IT-AT में केसेस होते थे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वो अभी तक पर्सनल हियरिंग से हुआ करते थे, तो उन सबको इन्होंने ये बोला है कि इस बार ये फेसलेस हुआ करेंगे। अभी तक इन्होंने इनकम टैक्स केसेस जो थे और अपील्स थी, फर्स्ट लेवल जो अपील्स थी, वो अभी तक उसको डिजिटलाइज किया था जो फेसलेस और सीमलेस हुआ करती थी। अब नेक्स्ट लेवल जो अपील है IT-AT उसको भी उन्होंने फेसलेस कर दिया है। अब इस साल से IT-AT में भी आपको पर्सनल हियरिंग नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा जो है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ एक आम आदमी को अगर देखा जाए तो एक इनकम टैक्स रिटर्न भरने में जो असुविधाएं होती थी डिजिटलाइजेशन की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ें अब जैसे इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड हैं, टैक्सेस के पेमेंट्स हैं, वो सब प्री फिल्ड आपकी ITR में आएंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वो सब चीज़ें प्री फिल्ड होंगी, तो आपको केवल अपनी ये चीज़ें चेक करनी है और चेक करके उससे एडिशनल कोई इनकम है या उसमें कोई कमी है तो उनको सुधार करके आप उसको फाइल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में इन्होंने रिलीफ भी दिए हैं, जैसे कि अगर हम कहें अपने बात सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स जो 75 साल या उससे ऊपर के हैं और उनकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम है केवल, तो इन दैट केस उनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पेंशन पे बैंक TDS काट लेता है, इंटरेस्ट पे भी TDS काट लेता है, तो इन दैट केस उनका अगर टैक्स कटा हुआ है पहले से तो उनको इनकम टैक्स, अभी तक क्या होता था उनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ता था, खुद नहीं कर पाते थे, किसी कर सलाहकार के पास जाना पड़ता था, तो देन उनको ये इस चीज़ में रिलीफ दिया गया सीनियर सिटीजन को। एक और अच्छा रिलीफ जो दिया है इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जो अभी तक टैक्स हॉलीडे था, टैक्स नहीं लगता था, जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बना रहे थे, उस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक थी, उसको 31 मार्च 2022 कर दिया गया। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो घर खरीदते हैं उनको इंटरेस्ट की जो छूट मिलती थी लोन पे, जो लोन लेके खरीदते थे, लोन पे जो इंटरेस्ट की छूट थी वो 2 लाख रुपए तक मिलती थी, तो 1.5 लाख रुपए एडिशनल केवल 31 मार्च 2021 तक के लिए दी गई थी। उस एडिशनल इंटरेस्ट इनकम को भी, इंटरेस्ट की डिडक्शन को भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। तो इससे इन्होंने जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत घर बना रहे हैं और जो घर ले रहे हैं, दोनों को रिलीफ देने की कोशिश की।